अच्छा, यहाँ पे बैटरीज में, बेटा बैटरीज में क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है, गैल्वेनिक सेल टाइप ही है। और रेडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल आउटपुट आता है। गैल्वेनिक सेल के एग्जांपल ना, दो टाइप की बैटरीज होती है। प्राइमरी बैटरीज, सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी का मतलब जो नॉन चार्जेबल है, मतलब एक बार खत्म हो गया तो हो गया। सेकेंडरी में क्या है, रिचार्जेबल है, हम उसे रिचार्ज कर सकते हैं। प्राइमरी में आता है ड्राई सेल, लेक्लांशिया सेल, ये सभी को पता है, टॉर्च वगैरह में यूज होता है ये वाला सेल। दूसरा आता है मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल जो है वो अपने कैलकुलेटर्स, जो बटन सेल जिसको बोलते हैं, वो मर्क्यूरी सेल होता है। अपने रिस्ट वॉचेज में भी होता है। रिचार्जेबल में बेटा, इसमें तीसरा एग्जांपल एक और है, निकल कैडमियम बैटरी। लेड स्टोरेज सेल, फ्यूल सेल, निकल कैडमियम बैटरी। इसमें बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो हुआ बेटा क्लासिफिकेशन इनका। हम फिर ड्राई सेल से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें अब ये आता है पहला, लेक्लांशी सेल। देखो इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह थोड़ा ध्यान से समझना। ऑल्दो आपने कंस्ट्रक्शन काफी कुछ तो देखा हुआ रहता है। ये बैटरी वाला सेल है, टॉर्च वाला। तो इसमें जो बाहर वाला कंटेनर रहता है, वो जिंक का रहता है। जिंक का रहता है, इसका मतलब बाहर वाला कंटेनर क्या हो गया, एनोड हो गया, क्योंकि वो वहां तो रिडक्शन होगा मोस्टली। और अंदर जो है एक रॉड टाइप रहती है। आप लोगों ने कभी सेल को अगर फोड़ के देखा हो, काफी सारे बच्चे बचपन में करते हैं इस तरीके से, फोड़ के देखते हैं कि अंदर क्या होता है। तो अंदर जो है एक रॉड टाइप रहती है, जो ग्रेफाइट की रॉड रहती है। ग्रेफाइट की रॉड यहाँ पे कैथोड का काम करती है। ठीक है, और उस रॉड के पास में MnO2 प्लस कार्बन रहते हैं। और उसके बाहर जो एनोड वाला पार्ट है, ये एनोड का इलेक्ट्रोलाइट हो गया एक तरीके से, पेस्ट ऑफ NH4Cl प्लस ZnCl। और अंदर वाले पेस्ट का नाम है MnO2 प्लस कार्बन। बाहर एक मेटल की कैप रहती है। ठीक है, इस तरीके से रहता है इसका कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या है ना, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन थोड़ा ध्यान में रखना कि एनोड पे जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑब्वियसली। कैथोड पे MnO2 जो है वो NH4 प्लस के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। और हमारे पास बनाता है, इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोक्साइड ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड, इसको ये बोलते हैं, ये बनाता है। यहाँ पे देखोगे आप, ये +4 में है, ये +3 में। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, रिडक्शन हुआ और NH3 प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, फाइनल मेरे पास यहाँ पे एक और रिएक्शन होती है कि जिंक +2 जो है वो NH3 के साथ, मतलब दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो जिंक +2 आयन NH3 के साथ कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है, ये बेटा यहाँ पे क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। सेल पोटेंशियल जो आता है यहाँ से 1.5 वोल्ट का आता है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट द सेक फॉर इंफॉर्मेशन। और ये क्या होता है, डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम यूज करते जाते हैं, ये कम होता जाता है। ठीक है, और मान लो सेल काफी टाइम से पड़ा हुआ है, तो NH4Cl जो है ना वो कोरोड कर देता है जिंक कंटेनर से। और वो फिर क्या हो जाता है, लीक आउट होने लगता है। आपने देखा होगा, अगर सेल को बहुत टाइम तक पड़ा रहे तो वो लीक होने लगता है बेटा, उसके अंदर का कंटेनर, उसके अंदर का जो कंटेंट है। ठीक है, ये हुआ बेटा क्या, लेटलांशिक सेल के बारे में। लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, बाद में लिख लेना। अभी एक बार कोई डाउट हो तो बेटा वो पूछिए।
डन बच्चों। हाँ सर। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा चीज और ऐड कर सकते हैं। एनोड क्या होता है? जिंक कंटेनर विच इज द आउटर शेल ऑफ द सेल। कैथोड क्या होता है? ग्रेफाइट रॉड सराउंडेड बाय ए मिक्सचर ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड एंड कार्बन, एक्टिंग एज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज द कैथोड। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, मर्क्यूरी शेल। मर्क्यूरी सेल। अच्छा, यहाँ पे मर्क्यूरी सेल बटन सेल भी बोलते हैं, और ये रिस्ट वॉचेस कैलकुलेटर्स में यूज होता है। यहाँ पे एनोड हमारा रहता है जिंक मर्क्यूरी का अमलगम, एंड लिखा हुआ। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, जिंक Hg अमलगम। इलेक्ट्रोलाइट KOH प्लस जिंक ऑक्साइड होता है, ये याद करना है बेटा, लर्न करना है सीधा का सीधा। कैथोड जो है पेस्ट ऑफ मर्क्यूरस ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये भी याद करना है। एनोड पे क्या रिएक्शन होती है कि जो आपका जिंक का अमलगम है वो बेस के साथ रिएक्ट करके इलेक्ट्रोलाइट जिंक ऑक्साइड बनाता है, प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जीरो है बेटा, ये प्लस। ऑक्सीडेशन इज हैपनिंग। कैथोड पे बेटा मर्क्यूरस ऑक्साइड जो है वो जाएगा +2 से मर्क्यूरी जीरो में जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। समझ में आया कि नहीं है बोलो बच्चों? ओवरऑल रिएक्शन बेटा ऐसे होती है। ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन में, ओवरऑल रिएक्शन में आप कुछ नोटिस कर रहे हो कि सबके सब या तो सॉलिड हैं या फिर लिक्विड है, कोई एक्वस नहीं है। आपने देखा होगा कि जैसे टॉर्च वगैरह में जो सेल यूज होते हैं, तो थोड़े टाइम बाद टॉर्च जो है वो डिम हो जाती है, राइट? क्योंकि उसका सेल पोटेंशियल कम होता जाता है, इसलिए वो डिम हो जाता है। बट जैसे रिस्ट रिस्ट वॉच में जो बटन सेल है वो एकदम से हमको पता चलता है कि खत्म हो गया। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे सबका एक्टिव मास ऑलमोस्ट कांस्टेंट है बेटा, क्योंकि सबके सब सॉलिड या लिक्विड में। इसका सेल पोटेंशियल 1.35 वोल्ट होता है, और सेल पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट ओवर इट यूज, बिकॉज ऑल एक्टिव masses इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन आर कांस्टेंट। इसलिए। समझ में आया कि नहीं आया? सर वो कैथोड पे बेस्ड ऑफ एचजीओ प्लस कार्बन है क्या? यस। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों।
नेक्स्ट आता है बेटा निकल कैडमियम बैटरी। ये रिचार्जेबल है और ये बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। आपने देखा होगा कि यार कुछ सेल्स जो होते हैं वो करीब 80-90 रुपए के आते हैं, 80-90 रुपीज। और जो नॉर्मल बैटरीज होती हैं जो टॉर्च में हम लगाते हैं वो 20-30 रुपीज की आती है। और वो थोड़ा उनका कंस्ट्रक्शन अलग होता है। क्यों? क्योंकि वो रिचार्जेबल होती है। आपने देखा होगा वीडियो गेम्स खेलते हो तो वीडियो गेम्स में भी क्या नाम है जो बैटरी यूज होती है वो रिचार्जेबल वाली होती है। प्लस माइनस लिखा रहता है। कुछ याद आ रहा है कि ऐसे ही मैं बोलते जा सर रहा हूँ? फोन की भी बैटरी होती है क्या? फोन की बैटरी तो अलग होती है, लिथियम बैटरी होती है। हाँ सर वो। ओके। मैं निकल कैडमियम बैटरी बात कर रहा हूँ बेटा। सर ये अपने गाड़ी में जो जंप स्टार्ट वाली बैटरी होती है वो यही होती है ना? अरे नहीं यार, वो लेड स्टोरेज होती है। मैं वीडियो गेम्स की बात कर रहा हूँ यार, आप कार में पहुंच जा रहे हो। हाँ सर समझ गए हाँ सर, वीडियो आ गया गेम। हाँ समझ में। सर समझ गया सर। सर कड़ू भाई टॉय कार के बारे में बात कर। चलो, तो इसमें क्या होता है? इसमें एनोड हमारा कैडमियम है, याद करना सिंपल। कैथोड निकिल ट्राई हाइड्रोक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड ऑफ निकिल ऑक्साइड, ये भी याद करना। इलेक्ट्रोलाइट एक्वस क्यूएच और एनएच। रिएक्शन कैथोड पे क्या होता है ये आपका, इसकी भी रिएक्शन या एक ही बात है? दोनों एक ही बात है। ये H2O के साथ रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे +3 है और ये +2 में जाना चाहता है। ठीक है। OH माइनस बाहर निकलता है, मतलब OH माइनस सोल्यूशन में प्रोड्यूस होता है। और कैडमियम जो है वो OH माइनस के साथ रिएक्ट करके कैडमियम हाइड्रोक्साइड 0 से +2 बनाता है। इस तरीके से होती है। कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते बेटा, आपको रिएक्शन एनोड कैथोड पता होना चाहिए बस। ठीक है। यहाँ पे बेटा 4H2O होगा शायद। ठीक है, ये ध्यान रखना। H2O की स्टोइचियोमेट्री का वैसे भी कोई यूज नहीं है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आता है ये वाला पार्ट, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेई मेंस और जे एडवांस दोनों। लेड स्टोरेज बैटरी आपके ऑटोमोबाइल्स कार वगैरह में यूज होती है। ठीक है। इसमें आपका एनोड जो है वो स्पॉन्जी लेड रहता है, मतलब एक तरीके से लेड का टाइप है टेक्सचर वाइज। बाकी केमिकली तो लेड ही होता है। कैथोड जो है वो लेड कोटेड विद लेड ऑक्साइड है। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट आपका एक्वस H2SO4 है। ठीक है। पहले तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। इसका बैटरी का कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ पे 4 प्लेट होती है, 2 एनोड की होती है, 2 कैथोड की होती है। इसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे। ठीक है। अभी एनोड पे क्या होता है? एनोड पे हमारे पास लेड है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा ही होगा। मेरे पास ये ऑक्सीडेशन हो गया। और अब जो Pb+2 प्रोड्यूस हुआ है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट करके PbSO4 बना। फाइनल रिएक्शन क्या होती है कि लेड जो है वो SO4 2- के साथ इंटरेक्ट करके लेड सल्फेट और इलेक्ट्रॉन बना। ये याद आ रहा है? मेटल, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन हाफ सेल, याद आ रहा है? कुछ पढ़ा था अपन ने? हाँ सर। हाँ सर पढ़ा था।
उसी टाइप का कुछ बन रहा है। कैथोड में क्या हो रहा है, जो आपका PbO2 है प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट, वो H प्लस के साथ रिएक्ट करके Pb+2 बनाएगी। देखो रिडक्शन हो रहा है +4 से +2, फिर वो Pb+2 SO4 2- के साथ रिएक्ट करके वापस से इनसॉल्युबल सॉल्ट बना रहा है, और फाइनली हमारे पास ये रिएक्शन हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हैं अब हम। जब दोनों रिएक्शन को ऐड करते हैं तो बेटा ये ओवरऑल रिएक्शन आती है, जिसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग हो रहा है यहाँ पे, कंजप्शन। ये ओवरऑल रिएक्शन ये डिस्चार्जिंग वाली है, क्योंकि ये तो रिचार्ज भी हो सकती है ना। रिचार्जिंग में क्या हो जाएगा बेटा, रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, रिएक्शन बस रिवर्स हो जाएगी बच्चों रिचार्जिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि H2SO4 जो है इट इज गेटिंग कंज्यूम्ड। क्वेश्चन क्या आता है, H2SO4 gets consumed in the discharging of lead storage battery। इज द ट्रू स्टेट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? सर इनकी जब जो चार्ज करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो फिर होता क्या है एग्जैक्टली? क्या क्या जब इनकी चार्ज होने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है ना, मतलब बहुत दिनों बाद यूज कर करके, तो वी खत्म हो चार्ज। जाता है ना बेटा, मटेरियल ही खत्म हो जाता है, कभी ना कभी तो खत्म ही होगा ना मटेरियल। हाँ, तो बट फिर हम वो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा वो वोल्टेज दे के देखते हैं तो फिर ओवर एक्स्ट्रा। वोल्टेज देते हैं बेटा, ओवर हाँ। वोल्टेज देके हम उसे रिचार्ज करने की ट्राई करते हैं थोड़ी देर के लिए। हाँ, तो रिएक्शन वापस से करने का कोशिश करते हैं क्या? यस बेटा, ये बड़ा रिचार्ज वाली रिएक्शन है, रिचार्ज वाली रिएक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी, और यहाँ पे H2SO4 क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। ठीक है, आप एक बार समझ लो, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कोई डाउट आए तो पूछो। सर, इन्वर्टर टाइप में भी ऐसे होता है क्या? किसी ने कुछ डाउट पूछा क्या? हाँ सर, डाउट था। जो हाँ, हमारे घर पे जो इन्वर्टर्स होते हैं उनमें भी यही होता है क्या? सिमिलर ही होता है बेटा, यस। अच्छा। बट बैटरीज जो है ना वो अलग अलग हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि लेड स्टोरेज ही हो, बट अलग अलग हो सकती हैं। जैसे अपने फोन में लिथियम वाली बैटरी होती है, तो उसमें भी हाँ। सिमिलर ही होता है, रिचार्ज करना पड़ता है उनको। राइट, थैंक यू सर। पर फिर जो उसमें पानी डलता है वो रिचार्ज के लिए होता है ना, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में रिएक्शन में यूज होगा ना। यस बेटा। अच्छा, अभी यहाँ पे आप देखोगे, आपका जो H2SO4 है, भाई कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, दिख रहे हैं, ये वाला पार्ट। और मेरे पास 2 ही H2SO4 है। इसका क्या मतलब है कि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग
ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग number of moles of Faraday electricity is equal to number of moles of H2SO4 consumed. ये हम लिख सकते हैं बच्चों, बोलो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बस इसमें यही कि इसके ऊपर ही न्यूमेरिकल बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। पहले बताओ ये वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का और H2SO4 का कॉफिशिएंट सेम है तो उनके मोल्स भी इक्वल होंगे। समझ में आया कि नहीं है, तो डाउट है तो बोलो। अब बेटा इस कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक तो जेई मेन लेवल का कर लेते हैं और एक जी एडवांस लेवल। ट्राई दिस क्वेश्चन। ऊपर वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा जो लिखा हुआ है। सर 13.5 एम्पियर। वेरी गुड। सर एक एरर थी एक्चुअली, 13.3 एम्पियर होगा। चलो यहाँ पे वो क्या बोला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेराडे इलेक्ट्रिसिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेराडे इलेक्ट्रिसिटी कितना है, यही तो जानना है। तो आई इंटू टी अपॉन 96500 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2SO4। ऐसा ही तो लिखा हुआ है। तो आई इंटू टी कितना होगा, 3600, सेकेंड में जाना है। 96500 हाफ। यहाँ से आई कितना आता है बेटा, 13.3 आता है एम्पियर। ये आ जाए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। समझ में आया कि नहीं है, बोलो बच्चों।
हाँ सर। ये बड़ा जे एडवांस का पीवाईक्यू है। इसमें मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। तो H2SO4 जो है ना बेटा, वो डिस्चार्ज हो रहा है। पहले वो 3 लीटर है, वॉल्यूम 3 लीटर है, 40% वेट बाई वेट है टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन का। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 1.4 ग्राम पर ml। डिस्चार्ज होने के बाद H2SO4 बचता है बेटा 3 लीटर, 20% वेट बाई वेट और डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, H2SO4 का वेट लॉस हो रहा है। तो अपने को क्या निकालना है कि H2SO4 कितना कंज्यूम हुआ है। तो इनिशियल मास माइनस फाइनल मास ऐसे करेंगे बेटा। तो इनिशियल मास आपको निकालना पड़ेगा, वो थोड़ा सा मूल कॉन्सेप्ट की तरीके से आएगा। आपको एम्पियर आवर्स मतलब आई इंटू टी निकालना है, और टी किसमें, आवर्स में होना चाहिए। ये क्वेश्चन है बेटा, ट्राई इट आउट। देखो बेटा, मैं स्टार्टिंग पार्ट थोड़ा हिंट दे देता हूँ। जैसे इनिशियल मास कैसे निकालें। इनिशियल मास के लिए आप क्या कर सकते हो, पहले टोटल मास निकाल लो। टोटल मास क्या आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, विच इज 1.4 इंटू 3000 ml। तो ये आ गया आपका 4200 ग्राम। तो मास ऑफ H2SO4 क्या आ गया, 4200 का 40%, कितना आ रहा है बच्चे, 1668। 0 ग्राम। कितना आ जाएगा। ये इनिशियल मास आ गया बेटा H2SO4 का। ऐसे ही फाइनल मास निकालो, फिर कंज्यूम वाला पार्ट निकालो।
सर 259.3 है क्या? 262 समथिंग हो जाएगा। सर 262.5 आ रहा है। यस, वेरी गुड बेटा। Sir, 262.5. वेरी गुड। फाइनल मास बेटा ये आ जाएगा 720 और कंज्यूम मास 960 आ जाएगा। अब बेटा कंज्यूम मोल भी निकाल लो। जैसे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेराडे इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कंज्यूम। तो ये हो जाएगा आई इंटू टी बाई एफ। ये हो जाएगा 960 डिवाइड बाई 98। आई इंटू टी करना है, ये हो जाएगा 960 इंटू 96500 अपॉन 98। और टी को किस में लेना है बेटा, आर में लेना। तो ये हो जाएगा 3600 से डिवाइड कर। ऐसे ही करेंगे बच्चों। मेरी आवाज आ रही है बच्चों? हाँ सर। चल आगे बढ़ते हैं बच्चों। कोई डाउट हो तो पूछ लेना बच्चों।
नेक्स्ट आता है बच्चों फ्यूल सेल। बेटा फ्यूल सेल जो है बेसिकली एक तरीके से फ्यूचर के लिए है आपका पॉल्यूशन फ्री गाड़ी वगैरह में लगा सकते हैं। फिर आने वाले 5-6 सालों के बाद इसका बहुत ज्यादा यूज आएगा। तो इसमें ड्रॉबैक ये है कि एक्सपेंसिव बहुत है। अच्छा, ये क्या गैल्वेनिक सेल दैट आर डिजाइन टू कन्वर्ट एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फ्यूल, जैसे H2 CH4 CH3OH, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, उसको यूज करना बेसिकली डायरेक्टली इनटू केमिकल एनर्जी कॉल्ड फ्यूल सेल। अभी हम पढ़ रहे हैं बेटा H2O2 फ्यूल सेल, बाकी हम कोई भी फ्यूल सेल के बारे में पूछा जा सकता है। H2O2 फ्यूल सेल जो है वो H2O प्रोड्यूस करता है, कोई पॉल्यूटेंट नहीं, क्या नाम है, पोल्यूशन फ्री H2O2, कोई पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस नहीं करता है, लाइक CO2 वगैरह कुछ प्रोड्यूस नहीं करता, इसीलिए ये ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। ठीक है। अभी इसमें होता क्या है H2O2 फ्यूल सेल में, कि हम H2 एक लेफ्ट हैंड साइड से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और O2 इस तरीके यहां से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एनोड और कैथोड है जो कि पूरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड होता है कंटेनिंग सुटेबल कैटलिस्ट, थोड़ा सा इसमें कैटलिस्ट भी ऐड होता है, और एक्वस KOH अपना इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है वो आपको याद करनी है। एनोड पे H2OH माइनस के साथ रिएक्ट करता है और OH माइनस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और मेरे पास ये किसी में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। कैथोड में O2 जो है H2O के साथ इंटरेक्ट करके और ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसके साथ रिएक्ट करके OH माइनस में कन्वर्ट होता है। तो फाइनल हमारे पास क्या रिएक्शन होती है, H2 प्लस हाफ O2 कन्वर्टिंग इनटू H2, ऐसा होता है। ये रिएक्शन होती है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और यहाँ से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। गैल्वेनिक सेल का ही कॉन्सेप्ट है बेटा, समझ में आया कि नहीं? जैसे मान लो हमने कोई और फ्यूल सेल लिया, ब्यूटेन O2 फ्यूल सेल लिया, तो वहां पे रिएक्शन क्या होगी, C4H10 प्लस O2 कन्वर्टिंग टू CO2 प्लस H2। तो यहाँ पे कार्बन कितना है, 4, इस तरीके से हो जाएगा। बस यहाँ पे क्या है ना, CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो 100% पॉल्यूटेंट फ्री नहीं है। ऐसा है। समझ में आया कि नहीं? बोलो बच्चों, एक बार थोड़ा सा रीड वीड कर लो, कोई डाउट हो तो पूछते हैं।
आगे बढ़े बच्चों। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा कोरोजन। तो a slow coating formation of oxides, sulfides और कार्बोनेट, इसको ऑन सरफेस ऑफ मेटल इन एटमॉस्फेरिक एयर, उसको बोलते हैं कोरोजन। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। कोरोजन ऑफ आयरन सबको पता है, रस्टिंग बोलते हैं। Fe2O3 डॉट XH2 ऐसा होता है, डॉट XH2। ठीक है। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर जो है, उसमें क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जो H2S होता है वो Ag मेटल के साथ रिएक्ट करके और Ag2S में कन्वर्ट हो जाता है, ये एंड Ag2S बनता है। कॉपर ब्रॉन्ज जो है उस पर ग्रीन कोटिंग होती है, वो कार्बोनेट की वजह से होती है ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन। अच्छा, रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या है कि a porous form of iron oxide forms on iron surface in moist air is called rusting। पोरस होती है बेटा, और पोरस होने की वजह से वो रस्टिंग बार बार प्रोसेस चलता ही रहता है। तो अपना जो आयरन है यहाँ पे क्या है ना, एक स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है रस्टिंग के प्रोसेस में। तो स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है। तो अपना जो आयरन है वो क्या हो जाता है बेटा, एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, Fe+2+2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे क्या होता है, जो अपना मॉइस्चर में जो H+ है, सॉरी एयर के अंदर जो H+ है वो कहाँ से आ रहा है, H2CO3 से आ रहा है। H2O+CO2 वो कंबाइन होकर H2CO3 और वो H+ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो H+ के साथ रिएक्ट करके पानी बना रहा है। अच्छा, तो एल्यूमिनियम जिंक निकल क्रोमियम में क्या है ना, वो जो कोटिंग होती है वो नॉन पोरस होती है, तब इतनी प्रॉब्लम नहीं होती बेटा। नॉन पोरस होने से क्या है ना, एक बार कोटिंग हो गई ऑक्साइड की, उसके बाद अगला अटैक नहीं होता।
आयरन के अंदर प्रॉब्लम क्या है, उसमें पूरे स्पूटिंग होती है। ठीक है, एक बार ही समझ लो बच्चों। जो एटमॉस्फेयर में इस तरीके से होता है। आयरन जो है वो Fe2+ में कन्वर्ट होता है, फिर Fe2+ फर्दर ऑक्सीडाइज होता है, फिर Fe2O3 में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे रेस्टिंग हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन इसके साथ अटैच हो जाते हैं, O2+4H+ के साथ। चलो, अब आता है कि हम इस रस्टिंग से बच कैसे सकते। पहला आता है बेटा, आप पेंट वेंट भी कर सकते हो, और इसमें एक और आता है कि बिस्फिनॉल से कोट कर दोगे ना तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मेटल अवे फ्रॉम एटमोसफेयर। दूसरा है जिंक मेटल की कोटिंग कर दोगे आयरन पाइप और शीट्स पे, तो उसको तब भी नहीं होगा, क्योंकि जिंक ज्यादा एक्टिव मेटल है, तो जिंक ऑक्साइड ऑक्साइड हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है बेटा कैथोडिक प्रोडक्शन, और यूजिंग एस सेक्रिफिकेशन एनोड। जो बड़े बड़े आयरन के ऑब्जेक्ट होते हैं, जो शिप वगैरह होती हैं बेटा, उनको स्ट्रैप किया जाता है ज्यादा रिएक्टिव मेटल से, जैसे मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, तो वो मोर रिएक्टिव मेटल एनोड का काम करती हैं, और एनोड की वजह से उनका ऑक्सीडेशन होता है। और आपका जो आयरन है वो कैथोड की तरह काम करता है, तो इसे बोलते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन, मतलब आयरन को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और हम जो हमारा एनोड है उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे जिंक और मैंगनीज का ऑक्सीडेशन होगा, आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा बेटा। समझ में आए कि नहीं आए, तो बोलो। कोई पार्ट में डाउट है तो बोलो बेटा। ऑलराइट बच्चों, आपका बैटरी हो गया है। ठीक है, कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए।